रेप के बाद 42 साल तक रही जिंदा लाश। इच्छा मृत्यु मांगने वाली अरुणा की दिल झकझोर देने वाली कहानी। दोस्तों, ये खबर मुंबई की है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है। इस केस की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। इसी बीच अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी ने सनसनीखेज दावा किया है। इसके मुताबिक पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ था। उसके प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड मिला है, जो किसी एक शख्स का नहीं हो सकता। इस तरह की एक हैवानियत 51 साल पहले मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में हुई थी। मुंबई के उस अस्पताल में ठीक वैसा ही कुछ हुआ था जो 51 साल बाद कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुआ है। कोलकाता में इस बार जूनियर डॉक्टर निशाने पर थी, तब मुंबई में अरुणा सनबाग नाम की एक नर्स निशाने पर थी। अरुणा साल 1966 में कर्नाटक से मुंबई आई और किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में बतौर नर्स का काम करने लगी। इसके बाद अस्पताल के एक डॉक्टर से उसकी शादी भी तय हो गई, लेकिन उसके साथ एक अनहोनी भी हो गई। शादी से सिर्फ एक महीने पहले ही 27 नवंबर 1973 को अस्पताल के अंदर ही सोहनलाल वाल्मीकि नामक एक वार्ड बॉय ने अरुणा सनबाग के साथ बलात्कार किया। फिर पकड़े जाने के डर से उसने कुत्ते की चेन से अरुणा का गला घोंट दिया और उसे मुर्दा समझकर वहां से फरार हो गया। लेकिन अरुणा मरी नहीं थी। उस दिन के बाद से वो फिर कभी जिंदा भी नहीं कहलाई। वो कोमा में चली गई। इसके बाद पूरे 42 साल तक कोमा में रही। इस दौरान उसकी मौत के लिए कुछ लोग अदालत तक चले गए। इच्छा मृत्यु की मांग की गई, लेकिन अदालत ने मौत देने से इनकार कर दिया। मार्च 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरुणा को जीना होगा, इच्छा मृत्यु की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फैसला देने से पहले कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड में उनका चेकअप भी करवाया था। डॉक्टरों की रिपोर्ट और केवाईएम अस्पताल की नर्सों की दलील के बाद 7 मार्च 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने उनको इच्छा मृत्यु की इजाज़त नहीं दी। कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया को मंजूरी देने के बावजूद उनको जीवित रखने के लिए कहा था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ये कहना मुश्किल है कि अरुणा क्या चाहती हैं, लेकिन उनके हाव भाव बताते हैं कि उन्हें ज़िंदगी से अब भी लगाव है। अच्छा खाना या किसी स्टाफ को लेकर अच्छा रवैया दिखाना यह साबित करता है कि वो जीना चाहती हैं। लिहाजा 42 साल तक उनकी ज़िंदगी मौत के साथ लेटी रही, जैसे बिस्तर पर दोनों साथ साथ सो रही हों। 42 साल बाद अचानक ज़िंदगी चुपके से बिस्तर से उतरकर चली गई। निमोनिया की वजह से आखिरकार अरुणा सनबाग के हिस्से में वो मौत आ गई, जो 42 साल पहले आकर भी दूर रह गई थी। अरुणा के गुनहगार सोहनलाल वाल्मीकि को बाद में सिर्फ 7 साल की सज़ा हुई। सज़ा काटकर वो 1980 में जेल से बाहर भी आ गया। रिहाई के बाद वो नाम और पहचान बदलकर दिल्ली के किसी अस्पताल में नौकरी भी की, लेकिन फिर बाद में उसकी भी मौत हो गई। अरुणा सनबाग के साथ हुई दरिंदगी पर सोहनलाल ने कहा था कि उससे बहुत पछतावा है। उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अरुणा दीदी जी और अपने भगवान से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने मांसाहार छोड़ दिया है, बीड़ी और शराब को भी त्याग कर दिया है। मेरे जेल जाने से पहले मेरी एक बेटी थी जिसकी मौत हो गई। वो मर गई क्योंकि मैंने गुनाह किया था। जेल से आने के कई वर्ष तक मैंने अपनी पत्नी को छुआ भी नहीं। 14 साल बाद मेरा एक बेटा पैदा हुआ। बताते चले कि अरुणा सनबाग के 10 भाई और बहन थे। वो जब 10 साल की थी तभी पिता की मौत हो गई। पूरे परिवार की जिम्मेदारी बच्चों पर आ गई। बड़े भाई बहनों ने मेहनत करके अरुणा की पढ़ाई कराई, क्योंकि उसे पढ़ने लिखने का शौक़ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हासिल करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई आ गई। बड़ी बहन के पास रहकर नर्सिंग की पढ़ाई करने लगी। साल 1971 में किंग एडवर्ड अस्पताल में उसकी नौकरी भी लगी थी। प्रेमिका ने कुल्हाड़ी से हत्या कर प्रेमी के शव को जलाया। माँ बेटा गिरफ्तार। दोस्तों, ये खबर अहमदाबाद की है। गुजरात के अहमदाबाद में प्रेमिका ने अपने बेटे के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी और शव को जला दिया। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जांच के बाद पुलिस ने प्रेमिका और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि 24 मई को भाबर थाने में मृतक के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जानकारी के मुताबिक भाबर गांव का रहने वाला प्रभुराम पालनपुर में बनास डेयरी में दूध का टैंकर चलाता था। 21 मई को वह घर से काम पर जाने की बात कहकर निकला था, मगर वह काम करने नहीं गया। 23 मई को उसके साथ काम करने वाला विनोद भाई ने प्रभुराम के घर फ़ोन किया, बताया कि वह काम पर नहीं आया है और फ़ोन भी बंद है। इसके बाद प्रभुराम के परिवार ने आसपास के गांव में फ़ोन किया और रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन प्रभुराम नहीं मिला। फिर परिजनों ने 24 मई को भाबर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक और महिला आरोपी के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन आरोपी महिला के बेटे को वह रिश्ता मंजूर नहीं था। पुलिस ने बताया कि भाबर का रहने वाला युवक एक पखवाड़े पहले लापता हो गया था। भाबर पुलिस ने जांच की तो सीडीआर विश्लेषण से पता चला कि एक महिला से उसकी ज़्यादा बातचीत हुई है। भाबर पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने घुमा में बेटे के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या करना कबूल कर लिया। उसने कहा कि वह 21 मई को बोपल में रहने वाले अपने बेटे ज्ञानेंद्र सिंह बघेला से मिलने आई थी। इस समय प्रभुराम भी उसके साथ आया था, लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह को अपनी मां और प्रभुराम का रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए वह अपनी मां से इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए कह रहा था। इसके बाद उसने बेटे के साथ मिलकर प्रभुराम ठाकुर को मारने का फैसला किया। फिर उसे सुबह सुबह घुमा गांव के पास शौच के लिए खेत में ले जाया गया और कुल्हाड़ी से हत्या कर शव को जला दिया गया। वहीं घटना में घुमा होने के कारण भाबर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बोपल पुलिस को सौंप दिया है। यूट्यूब पर सर्च किया पत्नी के प्रेमी को कैसे मारा जाए, फिर कर दी फावड़े से पिता की हत्या। दोस्तों ये खबर उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी की है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में किसान की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि बेटे ने ही अपने पिता की धारदार हथियार से हत्या की थी। आरोपी ने अपना जुर्म छुपाने के लिए अपने मामा के लड़के पर हत्या का आरोप लगाया था। जांच के दौरान पुलिस को उस पर शक हुआ और हिरासत में लेकर सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसे शक था कि उसके पिता का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था, जिसके बाद उसने यूट्यूब पर सर्च किया कि पत्नी के प्रेमी को कैसे मारा जाए। इसके बाद 13 मार्च की रात उसके पिता गेहूं के खेत में सिंचाई कर रहे थे और वह कुछ दूर जाकर सो गया। मौके मिलने पर उसने फावड़े और फरसा से प्रहार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान मृतक का बेटा धर्मेंद्र यादव गायब था, तभी उस पर शक हुआ और उसकी कॉल हिस्ट्री निकाली गई और उसे भगवतपुर गांव के पास महुए की बाग से गिरफ्तार कर लिया गया। सख्ती से पूछताछ में धर्मेंद्र टूट गया और उसने पिता की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। बुधवार को एसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर घटना का सनसनीखेज खुलासा किया। एसपी ने बताया कि बेटे धर्मेंद्र ने ही पिता राम सूरत की हत्या की थी। पुलिस पूछताछ में धर्मेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के अनुसार धर्मेंद्र ने बताया कि उसे शक था कि उसके पिता का उसकी पत्नी से अवैध संबंध है। पत्नी के गर्भ में पल रहा 2 माह का बच्चा भी उसके पिता का ही है। इसी नफरत की आग में वह जल रहा था और पिता को रास्ते से कैसे हटाया जाए, इसके लिए उसने यूट्यूब पर अपनी पत्नी को प्रेमी को कैसे मारा जाए यह सर्च किया। जब उसके पिता ने भेलखा गांव में मौजूद बेशकीमती ज़मीन जिसकी कीमत 50 लाख थी, उसको 5 लाख रुपए में सुरेंद्र मिश्रा और सेबू नाम के व्यक्ति के नाम रजिस्टर एग्रीमेंट कर दिया था। इससे वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। 5 लव मैरिज कर चुके शख्स की बेरहमी से हत्या, पहली पत्नी ने दी थी सुपारी। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में पुलिस ने एक हत्या के मामले का खुलासा करते हुए साजिश से पर्दा उठाया है। एक महिला ने अपने पति की सुपारी देकर हत्या करा दी, क्योंकि उसे शक था कि उसका पति उसकी सौतन के नाम अपनी सारी संपत्ति कर देगा। आरोपी महिला ने इस वारदात की साजिश अपने ही पति के दोस्त के साथ मिलकर रची। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के
बड़ौली गांव का है। यहां पर 19 जून को नीटू उर्फ विकास नाम के शख्स के घर में घुसकर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। सरेआम हुई इस वारदात ने पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया था। मौके पर खुद एसपी और एसएसपी घटनास्थल पर पहुंचे थे और कोतवाली पुलिस को जल्द खुलासा करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद बड़ौत पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी थी। मामले की जांच में पुलिस को पता चला कि मृतक नीटू का उसकी पत्नी रजनी से विवाद चल रहा था, जिस आधार पर पुलिस ने रजनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हत्या की वारदात से पर्दा उठ गया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि नीटू की हत्या उसकी पत्नी रजनी ने ही करवाई है। नीटू ने 2 अन्य महिलाओं से भी शादी की थी। रजनी को शक था कि नीटू अपनी संपत्ति अपनी दूसरी पत्नी के नाम करने वाला था, जिसके चलते उसने दिल्ली में नीटू के दोस्त रोहित के साथ मिलकर योजना बनाई। पुलिस के अनुसार मृतक नीटू उर्फ विकास ने 5 लव मैरिज शादी कर रखी थी। मृतक अपनी पहली पत्नी को दूसरी पत्नी के सामने नौकर बनाकर रखता था। इसी बात से तंग आकर मृतक की पहली पत्नी ने हत्या की साजिश रच डाली। इस वारदात को अंजाम देने के बाद रोहित ने 2 शूटरों को हायर किया। नीटू की हत्या के लिए बतौर 6 लाख रुपए की सुपारी दी गई। 19 तारीख की शाम जब नीटू अपने घर पर था, उसी वक्त बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी सहित 3 शूटरों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया है। जिस्म पर दुश्मनों के नाम के टैटू, ब्लैकमेलिंग के खेल और कत्ल, मुंबई के स्पा सेंटर में हुए मर्डर मिस्ट्री की इनसाइड स्टोरी। दोस्तों ये खबर मुंबई की है। आमिर खान की गजनी अपने समय की पॉपुलर फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में आमिर खान के किरदार की खूब चर्चा हुई थी, जिसे भूलने की बीमारी थी। इसी बीमारी के चलते उसने अपने जिस्म पर अपने दुश्मनों के नाम और नंबर गुदवा रखे थे। इसी तरह की एक वास्तविक कहानी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सामने आई है। ठीक फिल्म गजनी की तरह एक शख्स ने अपने जिस्म के एक खास हिस्से में अपने 22 दुश्मनों के नाम लिखवा रखे थे। उसे गजनी की तरह भूलने की बीमारी तो नहीं थी, लेकिन ये शख्स अपने 22 दुश्मनों के इन्हीं नामों के साथ ही रोजाना जीता मरता था। कमाल देखिए कि जब उसका कत्ल हुआ तो उसके जिस्म पर लिखे इन नामों में उसके कातिल का नाम 6ठे नंबर पर था। हाल के दिनों में इस सबसे अजीब और सबसे चौंकाने वाली इस मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत वर्ली के स्पा टच स्पा से होती है। पुलिस की सुबह इस स्पा से पुलिस को एक कॉल आती है। कॉलर बताता है कि स्पा के अंदर एक शख्स का कत्ल हो गया है। खबर सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस की एक टीम आनन फानन में बताई गई जगह पर जल्द पहुंचती है। वहां पुलिस को खून से लथपथ एक शख्स की लाश मिलती है। उसका कत्ल धारदार हथियार से वार कर किया गया था। मगर कातिल की तलाश करने के साथ साथ जब पुलिस इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है तो लाश देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अचानक चौंक जाते हैं, क्योंकि मरने वाले शख्स के दोनों जांघों पर कोई 1-2 नहीं बल्कि पूरे 22 लोगों के नाम लिखे थे, या यूं कहें कि उसकी जांघों पर टैटू के जरिए 22 लोगों के नाम पूरी की पूरी लिस्ट छपी थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये माजरा क्या है। जांघ पर इस तरह के टैटू के जरिए 22 लोगों के नाम लिखवाने के पीछे का रहस्य क्या है। मरने वाले यानी नाम लिखवाने वाले शख्स के साथ साथ इन 22 लोगों का कैसा कनेक्शन है। तो जब पुलिस की नज़र इस लिस्ट में लिखे नामों के साथ साथ सबसे ऊपर लिखी इस लाइन पर गई तो जल्द ही इस राज पर से पर्दा उठ गया, क्योंकि इस लाइन में लिखा था कि मेरे दुश्मनों का नाम मेरी डायरी में लिखा है, इसकी जांच कर कार्रवाई करे। इस लाइन में बात तो डायरी की हो रही थी, लेकिन शायद मरने वाले ने सेफ साइड या यूं कहें कि डबल श्योर होने के लिए अपनी जांघ पर भी अपने इन्हीं दुश्मनों का नाम लिखवा दिए थे। लेकिन फिर सवाल ये था कि आखिर ये शख्स कौन था और वो ऐसे किस पेशे से जुड़ा था जिसमें उसके दुश्मनों की फहरिस्त इतनी लंबी हो चली थी। इसके बाद जब पुलिस की नज़र दुश्मनों की इस लंबी लिस्ट के साथ साथ 6ठे नंबर पर लिखे नाम पर गई तो इस राज से भी पर्दा उठ गया। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि उसी शख्स का था जिसके स्पा के अंदर इस शख्स का कत्ल हुआ था। जी हाँ, संतोष सेरेकर। असल में ये स्पा संतोष सेरेकर का ही था और अपने स्पा में एक शख्स का कत्ल हो जाने की खबर भी सबसे पहले उसने ही पुलिस को दी थी।
अब तक की तफ्तीश में मरने वाले शख्स की पहचान भी साफ हो चुकी थी। ये शख्स था 52 साल का गुरु बाघमारे, यानी एक ऐसा आरटीआई एक्टिविस्ट जिसका काम ही आरटीआई के जरिए लोगों की कमियां ढूंढना था। उन्हें कार्रवाई की धमकी देना और ब्लैकमेल कर रुपयों की वसूली करना था। शायद यही वजह थी कि उसके दुश्मनों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई थी। जल्द ही तफ्तीश में ये भी साफ हो गया था कि बाघमारे संतोष सेरेकर को भी पिछले कई सालों से लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और उससे वसूली भी करता था। जाहिर है कि इसी वजह से बाघमारे की सेरेकर से दुश्मनी भी थी और बाघमारे ने अपने दुश्मनों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर उसका नाम भी लिखवा रखा था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर गुरु बाघमारे संतोष सेरेकर की स्पा में कैसे पहुंचा और यहाँ पर उसका कत्ल कैसे किया गया। पुलिस ने इसे लेकर स्पा मालिक सेरेकर से पूछताछ की तो ये सीक्वेंस भी साफ हो गया। सेरेकर ने पुलिस को बताया कि बाघमारे बीती रात 12:30 बजे 21 साल उम्र वाली अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ उसके स्पा में पहुंचा था। तब तक स्पा में काम करने वाले स्टाफ अपने अपने घर जा चुके थे। खुद उसे भी सुबह ही ये पता चला कि उसका स्पा में गुरु बाघमारे का कत्ल हो चुका है। यानी वारदात बेशक सेरेकर के स्पा में हुआ था, लेकिन उसे इस वारदात की खबर नहीं थी। उसका कहना था कि वो तो सुबह जब उसके साथ आई गर्लफ्रेंड ने उसका कत्ल हो जाने की बात बताई तो स्पा पहुंचा और उसने पुलिस को खबर दी। और पुलिस ने बाघमारे की गर्लफ्रेंड से पूछताछ करने के साथ साथ बीती रात के पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश की। गर्लफ्रेंड ने बताया कि मंगलवार को गुरु बाघमारे का बर्थडे था और उसने अपना उसी के साथ सेलिब्रेट किया था। वो दोनों पहले एक बार में गए थे जहां उन्होंने साथ में ड्रिंक किया और फिर बाघमारे उसे लेकर स्पा में चला आया। गर्लफ्रेंड ने बताया कि बीती रात बाघमारे ने स्पा के मैनेजर और एक स्टाफ को भी पार्टी दी थी, जिसके बाद से वो बाघमारे के साथ स्पा चली गई, जबकि स्पा का स्टाफ अपने घर चला गया। स्पा में वो रात को एक कमरे में सोने चली गई। सुबह करीब 9:30 बजे उसकी नींद खुली। उसने देखा कि बाघमारे का कत्ल हो चुका है। यानी स्पा मालिक सेरेकर और गर्लफ्रेंड दोनों रात को बाघमारे को जिंदा देखने की बात कह रहे थे, लेकिन कत्ल की वारदात से खुद को अंजाम बता रहे थे। अब पुलिस ने सच्चाई जानने के लिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। उस बार से लेकर स्पा के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। जिस बार में स्पा पहुंचने से पहले गुरु बाघमारे और उसकी गर्लफ्रेंड अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे। इस कोशिश में पुलिस को बार से लेकर स्पा से बाहर तक कुछ संदिग्ध लोगों की तस्वीर नजर आई। पुलिस ने देखा कि जिस बार में दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे, उस बार के बाहर रेनकोट पहने 2 लोग एक स्कूटी से गुरु बाघमारे का पीछा करते हुए दिख रहे थे। यानी दोनों लोग स्पा तक भी पहुंचे थे। असल में बाघमारे के स्पा पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद ये दोनों रहस्यमय लोग स्पा तक आए थे और स्पा से करीब ही एक पान की दुकान पर रुककर उन्होंने कुछ खरीदा था। दोनों के पान की दुकान में रुकने की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। अब पुलिस ने बिना वक्त गंवाए पान वाले से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि बीती रात रेनकोट वाले दोनों लोगों ने उसकी दुकान से गुटखा खरीदा था। दोनों ने गुटखे के पैसे यूपीआई से चुकाए थे। ये पुलिस के लिए एक और बड़ा क्लू था। पुलिस ने फौरन पान दुकानदार को यूपीआई पेमेंट करने वाले का नाम और फ़ोन नंबर पता किया। इसी के साथ फिरोज अंसारी नाम के उस शख्स के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकलवाई गई ताकि ये पता चल सके कि कत्ल से पहले या कत्ल के बाद उनकी किससे बात हो रही थी। पुलिस ये देखकर सन रह गई कि जो स्पा मालिक संतोष सेरेकर खुद को बाघमारे के कत्ल से बेखबर बता रहा था। रेनकोट पहनकर बाघमारे का पीछा करने वाले 2 लोगों में से एक फिरोज अंसारी की उसी सेरेकर से लगातार बातें हो रही थी। यानी ये कत्ल न सिर्फ स्पा मालिक के ठिकाने पर हुआ था बल्कि खुद सेरेकर भी कातिलों से मिला हुआ था। और पुलिस ने सेरेकर पर शिकंजा कस लिया।
अब उसके पास सच्चाई कबूल करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। उसने बताया कि मंगलवार की रात उसी के कहने पर फिरोज अंसारी और साकिब अंसारी ने गुरु बागमारे की जान ली थी। बागमारे के अस्पताल में पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद फिरोज और साकिब अस्पताल पहुंचे थे। तब तक अस्पताल का स्टाफ घर जा चुका था। दोनों ने पहले उसकी गर्लफ्रेंड को एक कमरे में पहुंचाया और फिर अपने साथ लाई गई कैंची के ब्लेड से वार कर बागमारे का कत्ल कर दिया। कहानी साफ होते ही पुलिस ने श्रेकर के साथ साथ वारदात को अंजाम देने वाले दोनों कातिलों में से एक फिरोज अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद में फिरोज की निशानदेही पर उसके दूसरे साथी साकिब अंसारी को राजस्थान के कोटा से गरीब रथ एक्सप्रेस से दबोच लिया गया, जो कत्ल के बाद दिल्ली भाग रहा था। अब सवाल यह था कि आखिर श्रेकर ने बागमारे का कत्ल क्यों करवाया और उसने इस कत्ल की साजिश कैसे रची। तो आगे की तफ्तीश में पुलिस को इन सवालों का भी जवाब मिल गया। ये भी कम हैरान करने वाली कहानी भी नहीं थी। दरअसल बागमारे आरटीआई के नाम पर ब्लैकमेलिंग का रैकेट चला रहा था। वो बाकी लोगों के साथ साथ पिछले कई सालों से अस्पताल मालिक श्रेकर को भी ब्लैकमेल कर रहा था। श्रेकर और फिरोज अंसारी का पहले मुंबई के नाला सोपारा एक स्पा हुआ करता था, जिसकी शिकायत कर उसने वो स्पा बंद करा दिया था। इसके बाद भी वो लगातार श्रेकर को डरा धमका कर उससे पैसे वसूलता था। इसी से उपकर उसने अपने पार्टनर रह चुके फिरोज अंसारी को 12 लाख रुपए की सुपारी दी। फिरोज ने दिल्ली के रहने वाले साकिब अंसारी को कनेक्ट किया और तीनों ने मिलकर बागमारे को मारने का प्लान बना लिया। 3 महीने पहले ही तीनों ने साजिश रची और फिर साकिब दिल्ली से मुंबई आ गया। फिरोज और साकिब ने बागमारे की रेकी शुरू कर दी। 7,000 रुपये का धारदार ब्लेड वाली कैंची खरीदी और जिसने खुद अपने हाथों से उसका जान ली। बागमारे की जांच पर छिपी लिस्ट में खुद उसी फिरोज अंसारी का नाम कहीं नहीं था। एक हैरान करने वाली बात यह है कि बागमारे ने अपनी बीबी, बेटे और बहू का भी नाम जंग पर लिखवा रखा था। असल में उसकी अपनी बहू पर गलत नज़र थी और इसके चलते पारिवारिक विवाद भी चल रहा था। कमाल देखिए कि जिस फिरोज अंसारी से उसकी पुरानी दुश्मनी थी, जिसने उसके नाम की सुपारी ली और जिसके खुद अपने हाथों से उसकी जान ली, बागमारे की जंग पर छिपी लिस्ट में खुद उसी फिरोज अंसारी का नाम कहीं नहीं था।